प्रिय विद्यार्थियों, इस ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि जो वर्तमान समय की जो परिस्थितियां हैं वो विपरीत चल रही हैं कोरोना की वजह से, और आगे भी जैसा कि आपको ध्यान है कि राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 31 दिसंबर तक स्कूल कॉलेज बंद रखने का निर्णय लिया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरा यह कहने का तात्पर्य केवल यही है कि आप जो हम नोट्स भेजते हैं, आपके जो टॉपिक के वाइज से टॉपिक के हिसाब से हम आपको वीडियो भेज रहे हैं, उसके नोट्स भेज रहे हैं। पहले जैसे हम PDF फाइल में नोट्स बना के आपको डाल रहे हैं, पहले उन नोट्स को पढ़ें आप, फिर वीडियो को देखें। अगर फिर भी कोई बात समझ में नहीं आती है तो हमसे आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो आप अपनी पढ़ाई का विशेष ध्यान रखें। और आज जो इस ऑनलाइन क्लास में हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण, शक्तिशाली, योग्य और प्रतिभाशाली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जिसके संदर्भ में मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में उसकी उपलब्धियां, जैसे उत्तर भारत की विजय, दक्षिण भारत की विजय, इनके संदर्भ में हमने चर्चा की है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण की नीति पार्ट 2, यानी लंबा विषय है थोड़ा, तो मैं आपको इसको 2 भागों में चर्चा करना चाहूँगा। प्रिय विद्यार्थियों, एक अनोखी व्यवस्था हमें दिखाई देती है सल्तनत काल में, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। और ये अपने आप में अलाउद्दीन खिलजी की जो सैनिक प्रतिभा है, उस सैनिक कुशलता, एक यूँ कहें कि एक योग्यता है, योद्धा जो होने का गुण है, सैनिक प्रतिभा से इतर वो एक प्रशासनिक कुशलता का इशारा करती है कि वो एक कुशल प्रशासक भी था। अब हम बात करते हैं कि बाजार नियंत्रण की नीति क्या थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य में समस्त वस्तुओं के भाव यानी मूल्य निर्धारित कर दिए, और कोई भी व्यक्ति उन निर्धारित मूल्यों से न तो अधिक वसूल कर सकता था, न कम कीमत पर बेच सकता था। और वस्तुओं के भाव निर्धारित करने को ही बाजार नियंत्रण की नीति कहा जाता है। अब ये जो वस्तुएं थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य में किन वस्तुओं के भाव निर्धारित किए, वो जो भाव निश्चित और निर्धारित, मूल्य निश्चित और निर्धारित करने की नीति ही बाजार नियंत्रण की नीति कहलाती है, जिसमें छोटी से छोटी वस्तु से लेकर दैनिक उपभोग में काम आने वाली समस्त वस्तुओं के भाव निर्धारित कर दिए, जिसमें सुई से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु भी उसमें शामिल थी। जानवर, अनाज, कपड़ा, चीनी, बर्तन, घोड़े, भैंस, मवेशी, समस्त प्रकार की वस्तुओं के अलाउद्दीन खिलजी ने भाव निर्धारित कर दिए, और कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यापारी उन कीमतों से अधिक वसूल नहीं कर सकता था। इसी को बाजार नियंत्रण की नीति कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण की नीति थी, जो व्यवस्था थी, उसका उल्लेख विस्तार से हमें मिलता है जियाउद्दीन बरनी के तारीखे फिरोजशाही, अमीर खुसरो के खजाइनुल फतूह, इन ग्रंथों में इसकी बाजार नियंत्रण की नीति के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जहां तक दूसरा जो हम इसमें टॉपिक लेते हैं कि बाजार नियंत्रण की नीति क्या थी, मैंने आपको बताया वस्तुओं को भाव मूल्य निर्धारित करने की नीति बाजार नियंत्रण की नीति थी। दूसरा कि बाजार नियंत्रण की नीति को लागू करने का उद्देश्य क्या था अलाउद्दीन खिलजी का, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य निर्धारित यानी बाजार पर जो नियंत्रण स्थापित करने की नीति क्यों अपनाई। इसका कई विभिन्न जो इतिहासकार हैं उन्होंने अपने अपने दृष्टिकोण से इसकी व्याख्या की है। कुछ विद्वान इसको ये मानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी समस्त प्रजा को कम कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध कराना चाहता था। कुछ का मानना है कि सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसको लागू किया गया था, यानी इसको लेकर विवाद है।
लेकिन हम जहाँ तक अमीर खुसरो की बात करते हैं, अमीर खुसरो कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी अपने समस्त राज्य की प्रजा को कम कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध कराना चाहता था। जहाँ तक जियाउद्दीन बर्नी का सवाल है या और अन्य आधुनिक समकालीन या आधुनिक इतिहासकारों का मत है, उनका ये मानना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने, आप जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के पास एक विशाल सेना थी जिसमें 6 लाख पैदल सैनिक थे, और मंगोल आक्रमणों के कारण अपनी साम्राज्यवादी नीति को उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जीतने के कारण उसको एक विशाल सेना रखना भी आवश्यक था। और अलाउद्दीन खिलजी इतनी विशाल सेना को नगद वेतन देता रहता तो खजाने पर बोझ पड़ता। दूसरा, उसने खजाने पर बोझ कम करने के लिए सभी सैनिकों को जो वेतन देना तय किया, वो निश्चित कर दिया। वो 278 टंका प्रति वर्ष, 200 और इसके अलावा 274 टंका और 78 टंका अतिरिक्त जो घुड़सवार रखता था, यानी 312 कुल मिला के जो घोड़े सहित एक सैनिक की जो वार्षिक वेतन उसने निश्चित कर दिया, यानी सैनिकों का वेतन निश्चित कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है। और अब उस निर्धारित वेतन में सैनिक अपने परिवारजनों की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, ये भी आवश्यकता कि वेतन निश्चित हो गया, लेकिन अब उनको कम कीमत पर वस्तुएं या यूँ कहें कि उसी वेतन में उनका परिवार का गुजारा बसर हो सके, ये भी आवश्यकता। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने सैनिकों को कम कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ही बाजार नियंत्रण की नीति को लागू किया था, ताकि सैनिक कम कीमत पर वस्तुएं प्राप्त कर सके और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरी कर सके। तो कहने का तात्पर्य है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही बाजार नियंत्रण की नीति को लागू किया था। तीसरा जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो ये है कि क्या अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण की नीति थी, जो मूल्य निर्धारित करने की जो नीति थी, क्या ये केवल दिल्ली में लागू की गई थी या सल्तनत के समस्त भागों में इसको लागू किया गया था, यानी दिल्ली से बाहर भी? तो इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है कि समकालीन जो स्रोत हैं, लेकिन हम कुछ बातों के आधार पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि शायद ये व्यवस्था दिल्ली में ही लागू की गई थी। जैसा कि दीवान रियासत जो कार्यालय था, प्रधान कार्यालय था इस व्यवस्था का, जिसमें प्रत्येक व्यापारी को अपना पंजीकरण कराना पड़ता था, किस वस्तु का व्यापार करेगा, कितनी मात्रा में करेगा, इसका पंजीकरण कराना पड़ता था। दूसरा, सभी व्यापारिक जो व्यवस्था है, जो सहना है, जो मंडी के जो और अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके जो विभाग हैं, वो उनके विभागों की स्थिति या उपस्थिति अपन कहें तो वो भी केवल दिल्ली में ही दिखाई देती है। इसके अलावा व्यापारियों, विशेषकर कपड़ा व्यापारियों का दिल्ली में व्यापार करने से आनाकानी करना, अनिच्छा जाहिर करना, उसकी कालाबाजारी की प्रयास करना, इनसे भी यही साबित होता है कि वो दिल्ली में व्यापार करने से उनको जिनमें मुनाफे की गुंजाइश कम हो गई थी, तो दिल्ली में कपड़े का और वो व्यापार नहीं करना चाहते थे। और चौथा कारण है जो हम कह सकते हैं वो ये है कि ऐसे कहते हैं कि अलाउद्दीन द्वारा जो बाजार नियंत्रण की नीति, बाजार मूल्य निर्धारित की जो नीति अपनाई गई, उसके बाद दिल्ली में जनसंख्या का दबाव बढ़ा और बाहर से, यानी बाहर से तात्पर्य यह है कि दिल्ली राज्य से बाहर के लोग, विद्वान बड़ी मात्रा में दिल्ली में आकर रहने लगे, यानी उनका रुझान दिखाई देता है, लोगों का प्रवृत्ति दिखाई देती है कि अब लोग दिल्ली में बसना, दिल्ली में रहना पसंद करने लगे थे। तो शायद हो सकता है कि इसका एक कारण यह रहा हो कि लोग दिल्ली में वस्तुएं कम कीमत पर मिल जाती थी, तो इसलिए लोग वहाँ जाकर बसे हों।
तो इन समस्त कारणों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अनुमान लगाया जाता है कि इन समस्त कारणों से शायद ये आभास होता है, ये एहसास होता है, ये पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार नियंत्रण अर्थात मूल्य निर्धारित करने की जो नीति अपनाई थी वो केवल दिल्ली में ही लागू की थी, शायद अन्य भागों में इसको लागू नहीं किया था। जहाँ तक इसके नीति के लाभान्वितों की संख्या या लाभान्वितों का बात है तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये दिल्ली और दिल्ली के आसपास के बड़े भाग और बड़ी जनसंख्या को इसका लाभ मिला। ऐसा नहीं था कि दिल्ली में भी केवल सैनिकों के लिए ये नीति या ये मूल्य नियंत्रण की जो नीति कम कीमत वस्तुएं निर्धारित की गई वो लागू की गई थी, ऐसा नहीं था, बल्कि जनता, दिल्ली की अधिकांश जनता और उसके आसपास के क्षेत्रों को इस मूल्य नियंत्रण की नीति का लाभ अवश्य प्राप्त हुआ, लेकिन शायद दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही लागू की गई थी। अब चौथी जो महत्वपूर्ण बात है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस व्यवस्था को लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यालय की स्थापना की, दीवाने रियासत, इस विभाग की स्थापना की, और जो व्यापारियों का पंजीकरण है, वस्तुओं का व्यापार है, कितनी मात्रा में कितनी संख्या में किया जाएगा, कौन सा व्यापारी किसका व्यापार करेगा, ये समस्त जो लेखा जोखा होता था वो व्यापारियों को दीवानी रियासत विभाग में करना पड़ता था। और दीवानी रियासत विभाग के अधीन ही जो विभिन्न विभाग थे, विभिन्न बाजार थे, उनमें सेनाओं की, निरीक्षकों की नियुक्ति की जाती थी। और दीवानी रियासत विभाग का जो प्रधान था मलिक कबूल नामक जो अलाउद्दीन खिलजी का विश्वास पात्र और योग्य व्यक्ति को उसने नियुक्त किया। और ये दीवानी रियासत विभाग ही समस्त इस बाजार नियंत्रण की, मूल्य नियंत्रण की नीति को लागू करने के लिए अधिकृत किया गया था। इसके अलावा हम बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की नीति को लागू करने के लिए और क्या क्या उपाय किए और क्या क्या व्यवस्थाएं की, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो मैंने आपको बताया जो पहला पार्ट है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण की नीति क्या थी, वस्तुओं की कीमत कम निर्धारित करना, बाजार नियंत्रण की नीति का उद्देश्य क्या था, सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति, क्या ये केवल दिल्ली में लागू की गई थी, ज़्यादातर संकेत यही मिलते हैं कि ये केवल दिल्ली में लागू की गई थी। और दीवानी रियासत इसका एक महत्वपूर्ण नियामक संगठन था जिसके माध्यम से इस नीति को क्रियान्वित किया गया। हम अगले वीडियो में बात करेंगे बाजार नियंत्रण की नीति पार्ट 2।